हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं त्रिभुज। आखिर प्यारे बच्चों त्रिभुज कहते किसे हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि तीन सीधी रेखाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, बात एक ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, वो हम लिख देते हैं कि तीन लिखते हैं, तीन सरल रेखाओं से लिखेंगे, रेखाओं से, है ना, से घिरे हुए आकृति लिखेंगे, घिरे हुए आकृति घिरे हुए आकृति को ही हम क्या कहते हैं, को ही भाई त्रिभुज कहते हैं हम। तो यहां पे लिख देते हैं त्रिभुज कहते हैं, राइट ना। आपने ये समझ लिया, त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपने समझा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जिक्र किसका करना है, तो इस चैप्टर में जो जिक्र हमें करना है प्यारे बच्चों वो समरूप के बारे में और सर्वांगसम के बारे में। ज्यादातर इसमें पूछा ही जाएगा, यानी प्रश्नावली 6.1 में, कि कौन समरूप है और कौन सर्वांगसम है। तो हम समरूप के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद समरूपता के बारे में जान लेंगे, और समरूप होने के कसौटी क्या क्या है उसके बारे में हम जान लेंगे प्यारे बच्चों। ये आपने समझ लिया। तो आइए हम जान लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। जानेंगे क्या, सबसे पहले समरूप के बारे में। कोई भी त्रिभुज हो या वर्ग हो या वृत्त हो, समरूप कब होता है और कब नहीं होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए प्यारे बच्चों समरूप के बारे में। समरूप के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समरूप के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे कुछ आपके सामने उदाहरण लेते हैं। समरूप का मतलब एक बात याद रखना कि जिसका आकार सेम हो वो समरूप होता है। जिसका आकार सेम हो वो समरूप, अपने माइंड में बैठा लेना कि जिसका आकार एक जैसा हो वो समरूप होता है, बस बात खत्म। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, एक और त्रिभुज मैंने ले लिया। बताओ ये दोनों एक दूसरे के समरूप है या नहीं? बिल्कुल समरूप है। क्यों? क्योंकि इसका आकार सेम है। छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब हो, यानी कोई मतलब नहीं रखना है समरूप में, याद रखना। साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, तब जाके वो समरूप होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। और भी उदाहरण लेंगे प्यारे बच्चों समरूप के। आइए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ग ले लिया, क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। एक और हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग ले लेते हैं। हम इसका मन है साइज छोटा करने का तो छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों हमने तो यहां पे कर दिया, अरे हाँ। अब बताओ ये वर्ग इस वर्ग के समरूप है या नहीं? तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इसका आकार सेम है। साइज छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, इसलिए समरूप है। अब हम आपसे पूछेंगे प्यारे बच्चों कि अगर ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो एक त्रिभुज ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। अब मन में आया कि यहाँ पे एक क्या करते हैं, वर्ग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, चलो हम एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के समरूप है या नहीं है? बताओ ये त्रिभुज इसके समरूप है या नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं ये समरूप। क्यों? क्योंकि इस दोनों का आकार अलग अलग है। ये त्रिभुजाकार है, ये देखो वर्गाकार है। भाई ये आकार अलग अलग है इसलिए समरूप नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, ये समरूप जो है नहीं है। क्लियर? आपने ये समझ लिया, राइट ना। तो आपने समझा, तो आपको पता चल गया कि समरूप कब होगा,
जब आकार सेम होता है, साइज से कोई फर्क नहीं है, उससे कोई साइज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। समरूपता कसौटी यही कहता है कि भाई उसका आकार सेम होना चाहिए। अच्छा, जब आकार सेम ना हो, कभी बनाने के लिए दे देता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि उसको समरूपता कसौटी के बारे में नहीं पता रहता, यानी समरूप होने के नियम के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, समरूप होने के नियम, है ना, समरूप होने के नियम, है ना। किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है वो समरूप कब होंगे, उसके बारे में हम आपको क्या करने हैं, क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखना समरूपता कसौटी, पहला नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, याद रखना, लिख लेना आप लोग, है ना। पहला नियम क्या कहता है? पहला कहता है कि अगर कोई त्रिभुज हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला, संगत भुजाओं का लिख देते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ओके, हमने लिख दिया चाहिए, राइट। अब बताते हैं प्यारे बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखना, होना चाहिए, राइट ना। चलिए, आपने ये समझ लिया। अब इसको हम समझते हैं प्यारे बच्चों कुछ चित्र की मदद से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं, मान लो एक हमने ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया। अब एक मन में है कि एक और त्रिभुज ले लो, तो चलो हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं। इसका हाइट छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें हम मान भी अब पुट कर देंगे। चलो मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। प्यारे बच्चों, हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सबका कोण दर्शा देते हैं। चलो अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास 40 है और ये हमारे पास कितना है 40, या फिर इसको 80, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि इसको हम अगर 60 मान ले या फिर 80 मान ले, है ना। चलो इसको हम क्या मानते हैं, 80 मान लेते हैं प्यारे बच्चों, 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, है ना। तो 8 4 12 और 60 180, तो इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। चलिए हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, और भी इसमें कोण मान लेते हैं। चलो इसको हम कर देते हैं 40 डिग्री, ठीक है। मान लो इसको हम कर देते हैं 80 डिग्री, इसको कर देते हैं 60 डिग्री। हमने कोण इसका अलग मान लिया, इसका भी अलग हम ऐसे मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, भुजा मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं चलो 6 मान लेते हैं, चलो 6। अब हम चलो इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या, चलो इसको मान लेते हैं 4, हमने यहाँ पे 4 मान लिया। इसको मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं 12। तो समरूपता कसौटी क्या कहता है कि पहला तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए एवं संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। आइए दोनों पे हम देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात, पहले देखेंगे भुजाओं का अनुपात, देख लेना 2 का दुगुना क्या है 4 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यानी ए बी बट्टे में क्या रखेंगे, पी क्यू। तो ए बी का वैल्यू 2 है और पी क्यू का वैल्यू कितना है 4 है। इन दोनों को काटेंगे तो कितना होगा 1/2 आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, अब देखो BC हम इसे लिख सकते हैं कि BC बट्टे में QR, क्या लिखेंगे QR। तो BC का वैल्यू 4 है एवं QR की वैल्यू 8 है। 4 से 8 में भाग देंगे तो 1/4 दूना 8 यानी 1/2 आ जाएंगे। हम थोड़ा सा इसको छोटा कर ले क्या, या इधर खसका देते हैं, इसी को छोटा कैसे भी करके लिख लेते हैं ना। चलो थोड़ा सा हम छोटा एडजस्ट कर लेते हैं भाई, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। ओके हाँ चलो ठीक है, रहने देते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये तो मैंने मान लिया। अब चलो अब वही AC बट्टे मान लेते हैं, यहाँ पे AC बट्टे में क्या हो जाएंगे PR,
AC का मान कितना है 6 और PR का मान कितना है 12, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएंगे, है ना। तो आप देख लिया कि संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इस बात को ध्यान रखना। तो अनुपात का मतलब बट्टा, सभी हमने बट्टा लगा दिया, तो संगत भुजाओं का अनुपात आप देख सकते हो बराबर आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, बराबर हो गया। अब हम देखेंगे संगत कोण बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि कोण A 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी देख दो कोण R 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोण A के बराबर रख देंगे कोण R। ओके, हमने रख दिया। उसके बाद कोण B 40 डिग्री है, अब यहाँ पे देखो कोण किधर 40 डिग्री है, जो देख लो, हाँ भाई यहाँ पे कोण P 40 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण B के बराबर क्या लिख देंगे, कोण P लिख देंगे, हमने P लिख दिया। अब देखो कोण C 80 डिग्री, अब कोण Q हमारे पास क्या है 80 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर कोण Q, हमने बराबर कर दिया। ये कंडीशन दर्शाता है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ क्लियर कर दिया, हाँ भाई क्लियर कर दिया। तो आपने समरूप देखा और समरूपता कसौटी के बारे में देखा, किस किस कंडीशन में समरूप होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले क्या हैं प्यारे बच्चों, सर्वांगसम के बारे में। तो सर्वांगसम का मतलब समझ रहे हैं, आइए हम आपको इस छोटी सी लाइन में सर्वांगसम के बारे में ही बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब समझो प्यारे बच्चों, सर्वांगसम में क्या होता है, आकार भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है, मतलब हूबहू जुड़वा, जैसा शकल का हमारा है जैसे हैं वैसा ही एगो बाजू में आ जाएगा, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। मेरा फोटो कॉपी एकदम 2 कॉपी सेम का सेम, मतलब वो सर्वांगसम, मेरा आकार भी जैसा है वैसा ही रहेगा, साइज भी वैसा ही रहेगा, तब जाकर के वो सर्वांगसम होते हैं। और जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते हैं, और जितने समरूप होते हैं वो सारे के सारे सर्वांगसम नहीं होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम आपके लिए उदाहरण सर्वांगसम और समरूप का उदाहरण तो समझ गए, सर्वांगसम के बारे में समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लो, अरे इधर आ रे तू, उधर भाग गया, जैसे ई है ना, क्या ये, अब इसका हूबहू फोटो कॉपी मान लो, ये देखो हूबहू है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, सर्वांगसम है, क्या ये सर्वांगसम है, क्या सर्वांगसम का कुछ इस तरह चित्र लगा दो, यानी आकार तो सेम होना भी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। मान लो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये अरे वर्ग है तो सब बराबर ना होगा। जैसे मान लो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो एहो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, मतलब फोटोकॉपी जैसा है वैसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो ये सारे के सारे सर्वांगसम होंगे, और याद रखना आपके मन में ये आएगा सर सर्वांगसम होंगे, क्या इसको समरूप नहीं कहेंगे, अरे बिल्कुल कहेंगे, जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते ही हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने देखा जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो हूबहू सेम है, साइज भी सेम है ना, तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम भी है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि दिखने में भी एक जैसा और उसका वजन भी मतलब सेम होना चाहिए, है ना, मतलब जुड़वा होना चाहिए पूरा, साइज से भी इसमें फर्क रहता है, साइज भी सेम होना चाहिए, आकार भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये सर्वांगसम होता है। आपने क्लियर कर लिया, आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कोष्टकों में, क्या कहता है प्यारे बच्चों, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए हमें रिक्त स्थानों को भरना है, आइए समझते हैं। कहता है सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, प्यारे बच्चों समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी वृत्त होते हैं, कोई 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाएगा, कोई 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाएगा। आइए ना हम आपको बना के बताते हैं प्यारे बच्चों। देखो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, अब यहाँ पे एक और वृत्त बना दिया, अब मन है फिर हमको वृत्त बना दिया, इसको हम साइज छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चों, जितने भी वृत्त होंगे छोटा बड़ा कोई भी बना सकता है। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर वाला है, क्या है ये 5 सेंटीमीटर वाला है तिरजा वाला, और ये मान लो 2 सेंटीमीटर तिरजा वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आकार तो सेम है, यानी गोल तो है, लेकिन साइज यहाँ पे सेम नहीं है। तो जितने भी वृत्त होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे प्यारे बच्चों, समरूप होंगे। सभी वृत्त की बात कर रही है, जितने भी वृत्त है सब में कोई बना लेगा 5 सेंटीमीटर, कोई बना लेगा 6 सेंटीमीटर तिरजा वाला, कोई बना लेगा 10 सेंटीमीटर तिरजा वाला। तो सभी वृत्त भाई आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो इसमें भरना समरूप, क्या भरना, समरूप प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं क्या होते हैं, समरूप। आपने वर्ग, आपको बनाने का मन होगा, जैसे हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ग बना लिया। अब इसका मन होगा साइज हमको छोट कर देने का, आप कुछ और वर्ग बना लेंगे, है ना, और फिर अरे कोई और वर्ग बना लेगा, है ना। तो मान लो ये हो गया, अब एक और वर्ग बनाना है, तो सब अपने अपने साइज से बना लेगा। मान लो कोई 4 सेंटीमीटर भुजा वाला बना लिया, आप बना लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, कोई बना लिया 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला। तो भाई आकार तो सेम रहेंगे वर्ग का, लेकिन साइज अलग अलग रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समरूप होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, समरूप होंगे। ये भी आपने समझ लिया, है ना। यहाँ पे तीसरा देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ यहाँ पे जितने भी त्रिभुज है, जितने भी त्रिभुज आप देख रहे हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज, समबाहु या समद्विबाहु। अब बताइए, समद्विबाहु सभी त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप कहेंगे समबाहु। देखिए दोनों के कंडीशन समझ लिए प्यारे बच्चों। समद्विबाहु में क्या होता है, दोनों भुजा आपस, कोई दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है। मान लो कि समद्विबाहु का मतलब ये हुआ कि कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज में मान लो कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, मान लो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए, है ना। तो भाई इसमें तो अलग अलग हो जाएंगे ना, इसमें ये दोनों आपस में भुजा बराबर थे, मान लो कि इस त्रिभुज में ये दोनों आपस में बराबर कर दिए, तो कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से कहा जाए तो ये तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तो समरूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्यारे बच्चों, समरूप इसलिए नहीं हुआ कि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए तो अलग अलग हो गए ना। तो ये समरूप नहीं होंगे प्यारे बच्चों। क्या होंगे, ये समरूप नहीं होंगे। समबाहु में क्या होता है प्यारे बच्चों, समबाहु में एक फिक्स रहता है। कोई भी त्रिभुज ले लो, छोटा बड़ा ले लो, है ना। यहाँ पे मान लो कि हम त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, त्रिभुज। चलो हाँ, यहाँ पे हम त्रिभुज ले लिए एक, ठीक है। अब एक और त्रिभुज ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है, समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन भी आपको पता होगा कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर। कहने का मतलब अगर ई 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री रहेंगे और ये भी 60 डिग्री रहेंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 डिग्री रहेंगे और ये भी 60 डिग्री रहेंगे। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, इस बात को ध्यान रखना। इस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आपने क्लियर कर लिया। तो जब भी आपसे पूछे कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्लियर कर लिया। हाँ भाई क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं चौथा, इसको हम सॉल्व करेंगे। चौथा क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो कि कोष्टकों, वो तो पढ़िए लिए थे। कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यहाँ क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उसके संगत कोण क्या हो। प्यारे बच्चों हमने बताया था संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, तो बराबर हो एवं संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, दोनों हमने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये कंडीशन को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, पहला कंडीशन, उनके संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो एवं संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समानुपाती हो। ओके, तो आपने ये समझ लिया, यानी समान हो। ओके, क्लियर ना। हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण देना है प्यारे बच्चों। पहला उदाहरण में क्या है, समरूप आकृतियां के उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप आकृतियां के उदाहरण चलो दे देते हैं। पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक हम त्रिभुज बना लिए। अब हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है प्यारे बच्चों। क्या है, ये दोनों आपस में समरूप है। तो आपने ये
कर लिया। इसके दो कह रहे हैं उदाहरण, तो दो हम देंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम एक वर्ग में या आयत में दोनों में से कोई दे देते हैं। एक ये वर्ग बना लिए, तो एक और हमको वर्ग बनाने का मन है, तो एक ये वर्ग बना लिए। ये दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों, समरूप है। ठीक है, हमने कर दिया, हाँ भाई आपने कर दिया। आगे यहाँ पे क्या कहता है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, समरूप ना हो उसके अब उदाहरण देने हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम क्या करते हैं, समरूप ना हो उसके उदाहरण देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं भाई कौन होंगे, कौन होंगे प्यारे बच्चों। एक हमने मान लिया कि एक ये बना लिया, ओके। अब कहीं से हम क्या करते हैं, एक ये उठा लेते हैं, चलो एक ये रख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समरूप है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसका आकृति अलग है, इसका आकृति अलग है, ये समरूप नहीं है प्यारे बच्चों। क्या है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देना था, तो चलिए हम उदाहरण दे देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यहाँ से उठा लेते हैं, चलो सॉरी ये वृत्त बना है, वर्ग नहीं, एक वृत्त और एक वर्ग बना लिए, दोनों के आपस में समरूप हैं। आप कहेंगे नहीं, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइज तो फर्क नहीं पड़ता है, आकार, इसका आकार अलग है, ये गोल है, ये क्या है हमारे पास वर्गाकार है, तो ये समरूप नहीं है प्यारे बच्चों। क्या है, समरूप नहीं है, नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाला भी क्या है, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, ये तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। प्यारे बच्चों बस इस पे वही संगत भुजाओं के अनुपात एवं संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखिए संगत भुजाओं के अनुपात यहाँ पे तो बराबर है, आप देख सकते हो। कैसे हम कह दिए बराबर, देखो दुगुना वाला पकड़ो, 1.5 है ना, 1.5 का दुगुना कितना होता है, 3 होता है। मतलब अगर हम देखें एस आर है ना, एस आर बट्टे में क्या लिखेंगे, डी सी, तो इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। एस आर का मान है 1.5 और डी सी का मान कितना है, 3। जब काटेंगे 1.5 दूना कितना होता है, 3, मतलब 1/2 आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 1.5 का दुगुना यहाँ पर भी कितना है, 3 है। यहाँ भी 1.5 का दुगुना क्या है प्यारे बच्चों, 3 देख रहे हो, है ना। मतलब सारे जगह दुगुना है। एक ये बच गया ना यहाँ, इसके भी अच्छा, अरे भाई इसका दुगुना मान लो, कोनो पकड़ सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका दुगुना ये मान लो, है ना, इसका दुगुना ये मान लो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों सबका दुगुना है ना। इस तरीके से क्या हुआ प्यारे बच्चों, वैसे मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे एस आर डी सी कर दिया, उसके बाद एस पी कर देते हैं, एस पी और बट्टे में क्या करेंगे, डी ए, दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो वही 1/2 ही आएंगे। उसके बाद पी क्यू और बट्टे में क्या है भाई, ए बी, दोनों का निकालेंगे तो 1/2 ही निकल के आएगा, 1.5 दूना 3 है ना। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद एक और बच गया, क्या बच गया भाई, बस ये बच गया इधर का क्यू आर, क्या बच गया, क्यू आर, अरे ऐसे नहीं रे भाई पंकज, क्यू आर बट्टे में बी सी, बस इसको भी निकालेंगे तो 1/2 ही आएंगे। तो भाई संगत भुजाओं का अनुपात तो सेम आया, है ना, लेकिन इनका कोण बराबर नहीं है। कैसे, आप देख सकते हो, इसका कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दर्शा रहा है ना, लेकिन इसका नहीं है प्यारे बच्चों, इसका कोण आपस में बराबर नहीं है कोई भी कोण, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों आकृति एक दूसरे के समरूप नहीं है प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे समरूप नहीं है। कारण में क्या लिखना प्यारे बच्चों, कारण में ये लिखना कि चूंकि इसके संगत कोण तो नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, अनुपात बराबर है, लेकिन जैसे ही पड़ गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्लियर, हमने कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है, क्या लिखेंगे,
समरूप नहीं है, नहीं है। क्लियर? आपने क्लियर कर लिया। तो ये सारे के सारे लगभग हमारे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय।